अरावली प्रदेश। जिसकी दिशा के बारे में अपने बात की तो ये इस तरीके से इस दिशा के अंदर ऐसे अरावली है। अरावली का जो अधिकतम विस्तार है, अधिकतम चौड़ाई है, ये तो उदयपुर जिले में है, और न्यूनतम जो है ये अपन कहीं अजमेर जिले में है। न्यूनतम विस्तार और अधिकतम चौड़ाई उदयपुर में है। जिसमें जो आप देखते हो कि ये नीचे गुजरात राज्य है, फिर अपन कहीं ये राजस्थान है, राजस्थान से ऊपर फिर हरियाणा है, और फिर अपन कहीं दिल्ली तक है, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है कुल लंबाई। और राजस्थान के हिस्से के अंदर जो अपन ने बात की थी ये 550 किलोमीटर लंबाई में, जिसकी डायरेक्शन क्या है, दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की ओर। इसलिए अपन कहते हैं कि अरब सागर की शाखा के समानांतर है, और इससे राजस्थान में वर्षा कम होती है। कल ऐसा डायग्राम बना लिया था क्या? और ये लगभग राजस्थान में 80% भाग है इसका। राजस्थान में लगभग 80% भाग है अरावली का। तो अपन उत्पत्ति से बात शुरू करेंगे इसकी। हेडिंग डालना उत्पत्ति। अरावली की उत्पत्ति। अरावली की उत्पत्ति लिखना प्री कैम्ब्रियन। ये इंग्लिश का टर्म है प्री कैम्ब्रियन। हिंदी में लिखेगा तो इसको कैम्ब्रियन पूर्व लिख सकता है। हिंदी में तो कैम्ब्रियन पूर्व लिखता है, और इंग्लिश वाले टर्म में लिखेगा तो प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन पूर्व कल्प में निर्मित पुराना वलित पर्वत है। प्री कैम्ब्रियन कल्प में निर्मित पुराना वलित पर्वत है। ओल्ड फोल्डेड, पुराना वलित को अंडरलाइन करना, पुराना वलित पर्वत है। पुराना वलित पर्वत है, और इसको ब्रैकेट में लिख दें लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व बनने तो और भी पहले लग गया था। लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले ये बना है। क्या है कि 57 करोड़ वर्ष से पहले का जो समय है उस समय को नाम दिया जाता है प्री कैम्ब्रियन। 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर तो शुरू होता है कैम्ब्रियन, और कैम्ब्रियन से पहले के समय को नाम क्या लिखते हैं, प्री कैम्ब्रियन। तो लगभग 60 से 70 करोड़ वर्ष पहले की जो बात है, उस समय एक पर्वत बना जो पुराना वलित पर्वत के रूप में। पुराना वलित पर्वत है, लिखना आगे इसी में, जिस पर अनाच्छादनकारी शक्तियों के प्रभाव से
अनाच्छादनकारी का मतलब है अपक्षय और अपर्दन, ये दोनों अनाच्छादन में आते हैं, जिसमें अनाच्छादनकारी शक्तियों के प्रभाव से यह पर्वत वर्तमान में अवशिष्ट श्रेणी के रूप में देखा जाता है। अवशिष्ट श्रेणी के रूप में देखा जाता है। देखो, दो तरीके के प्रश्न हैं। पर्वत कैसा है? पुरानावलित। लेकिन अब वर्तमान में कैसा है? अपक्षर अपर्दन यानी अनाच्छादनकारी शक्तियों के प्रभाव से घिस घिस कर ये अवशेष बचा है, इसलिए अब ये कैसी श्रेणी के रूप में? अवशिष्ट श्रेणी के रूप में बचा है, यानी अब इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। अब लिखना, अरावली श्रेणी। अवशिष्ट श्रेणी क्या होती है? अवशिष्ट का मतलब अवशेष बची है, अपर्दन हो के घिस घिस के और अवशेष बचा है, अब इसलिए इसको अवशिष्ट श्रेणी कहा है। क्या लिखा? अरावली श्रेणी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, अरावली श्रेणी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली तक, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली तक कुल 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। कुल 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली है, जिसकी राजस्थान में कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। जिसकी राजस्थान में कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर है, जो अरावली के कुल भाग का अरावली के कुल भाग का लगभग 80% भाग है। 80, वैसे 79.5 लिखते हैं, लेकिन लगभग 80% भाग है। यह तानपुरे वाद्य यंत्र की आकृति में फैली है। राजस्थान का ये जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जहाँ यहाँ आप देखिए तो सिरोही जिला है, इस वाले सिरोही जिलों से लेकर और जहाँ अपन कहीं उत्तर पूर्व के अंदर यहाँ अपन खेतड़ी जो अपन के झुंझुनू से होते हुए फिर हरियाणा में चली जाती है, तानपुरे वाद्य यंत्र की आकृति में फैली है। लिखना, राजस्थान में अरावली की अधिकतम चौड़ाई
राजस्थान में अरावली की अधिकतम चौड़ाई उदयपुर जिले में, राजस्थान में अरावली की अधिकतम चौड़ाई उदयपुर जिले में, वह न्यूनतम चौड़ाई अजमेर जिले में है, वह न्यूनतम चौड़ाई अजमेर जिले में है। न्यूनतम चौड़ाई अजमेर जिले में है। यानी अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ज्यादा खनिजों की दृष्टि से कोई संपन्न जिला है तो उदयपुर है, सबसे ज्यादा चौड़ाई यहाँ है। और न्यूनतम चौड़ाई किस जिले में है? अजमेर जिले में। नेक्स्ट लिखना, अरावली श्रेणी राजस्थान को, अरावली श्रेणी राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से, अरावली श्रेणी राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से शुष्क राजस्थान व आर्द्र राजस्थान, शुष्क राजस्थान व आर्द्र राजस्थान के रूप में बांटती है। शुष्क राजस्थान व आर्द्र राजस्थान के रूप में बांटती है। यानी अरावली से पश्चिम का भाग है जो पश्चिमी रेतीला मैदान है, और अरावली से पूर्व में है जो अपन के पूरी मैदानी भाग और पठारी भाग है। तो सही मायने में शुष्क व आर्द्र राजस्थान के रूप में बांटती है ना। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यह 500 मिलीमीटर कह दें, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 50 गुना 10 500 मिलीमीटर, 500 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा अरावली के समानांतर पैरेलल, अरावली के समानांतर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के समानांतर पाई जाती है। अरावली के समानांतर पाई जाती है। हालांकि जब अपन देखें अरावली का जो पार्ट शुरू में अपने लिखा था, जैसे अरावली का पार्ट ये है, तो इस अरावली श्रेणी, जैसे आप इसको और भी अच्छे ढंग से तो आप यूं समझे, ये है अरावली, तो अरावली का भाग यहां से यहां तक है। तो यहां तो अरावली के पश्चिम वाले भाग में यहां तो कितने सेंटीमीटर है? 40, और यहां कितनी है? 60। और अरावली के पैरेलल जो अब उसकी चोटियों के साथ पैरेलल यहां कितनी है? 50। तो अरावली क्षेत्र तो कितने के बीच में? 40 और 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच है। और अरावली के पैरेलल जो वर्षा रेखा है वो 50 सेंटीमीटर है। इसलिए अपने कहा था कि पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण किससे होता है? 40 से। और 40 के साथ ही किसकी शुरुआत होगी? अरावली की। तो अरावली का भी विस्तार है, उस विस्तार में 40 से लेकर 60 तक। राजस्थान का अपने कहा था ना कि लगभग कितना प्रतिशत भाग है? 9% भाग है। तो ये भूभाग है, कोई लाइन नहीं है। नेक्स्ट लिखना, अरावली श्रेणी की तुलना यूएसए के अपलेशियन पर्वत, अरावली श्रेणी की तुलना यूएसए
संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन पर्वत व पूर्वी घाट की नल्ला मलाई। लिखा था इस श्रेणी का नाम आपको ध्यान आए तो भारत में पूर्वी घाट में लिखा था ना, महेंद्रगिरी, नल्ला मलाई, वेलीकोंडा, पालकोंडा, जावेदी, सैवराय, ये श्रेणियों का नाम लिखा था। यूएसए के अपलेशियन पर्वत वह पूर्वी घाट की नल्ला मलाई श्रेणी से की जाती है, यानी इसके ये समकालीन रूप में मानते हैं। एक बार अपन कॉमन जो चोटियां हैं उनकी बात करते हैं, कोई जिले से संदर्भित भी बात है और साथ में कोई क्रम से भी बात है, दोनों तरीके से बात हो सकती है। देखना, अरावली श्रेणी की प्रमुख चोटियां निम्न हैं। अरावली श्रेणी की प्रमुख चोटियां निम्न हैं। कुछ क्रम में देखिए आप, 1 नंबर पे जिसको अपन नाम रखते हैं गुरु शिखर, 1722 मीटर। बहुत पुरानी पुस्तकों में 1727 भी मिलेगा, लेकिन अब प्रमाणिक रूप में 1722 मीटर गुरु शिखर, सिरोही जिले में। और यही अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, पूरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है। तो ये तो अपने आप में एक यूनिक प्रश्न है, सामान्य सरल स्तर का प्रश्न भी है। इसी क्रम में 2 नंबर पे, यानी घटते हुए क्रम में दूसरे नंबर पे शेर, 1597 मीटर, और ये भी सिरोही जिले में। तीसरे नंबर पे देलवाड़ा, 1442 मीटर, और ये भी सिरोही में। 4 नंबर पे जरगा, 1431 मीटर, और ये उदयपुर में, उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है। फिर 5 नंबर पे अचलगढ़, 1380 मीटर, ये फिर सिरोही में। पुरानी पुस्तकों में, नई पुस्तकों में एक डिफरेंस है, पहले देलवाड़ा का नाम नहीं आता था। पहले क्या था, गुरु शिखर, शेर और जरगा लिखते थे सबसे ऊंची क्रम से 3 चोटियों की जब बात कर रहे थे।
तो गुरु शिखर थी, दूसरे नंबर पे शेर, तीसरे नंबर पे जरगा लिखते थे। लेकिन अब बाद में, क्योंकि ये तो खोज हुई और अब बाद में भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा पता चला देलवाड़ा की चोटी की ऊंचाई ज़्यादा है। ये 1431 है, ये 1442 है। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना है, इस वाले को देलवाड़ा का थोड़ा अंडरलाइन करना। ये नए रूप में, पहले इसका नाम नहीं आता था। ये क्रम से ही चल रही हैं अपन। इसका मतलब सिरोही की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर, और दूसरी ऊंची चोटी शेर, और तीसरी ऊंची चोटी देलवाड़ा, और उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी जरगा। ध्यान रखना। नेक्स्ट 5 नंबर पर ना आबू शिखर। आबू यानी माउंट आबू, वही क्षेत्र है, 1295 मीटर, और ये भी सिरोही में। आबू शिखर, माउंट आबू, नेक्स्ट कुंभलगढ़, 1224 मीटर, और कुंभलगढ़ पहले तो उदयपुर में होता था और अब किस में आ गया, राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में, और इसको लिख देना राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी है ये। जैसे जरगा उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी है और कुंभलगढ़ राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी है। कुंभलगढ़ राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी है। फिर देखिए इसी क्रम में 7, 8 नंबर पे लिखना फिर रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, ये सीकर जिले में, और ये सीकर की सबसे ऊंची चोटी है। कोई जिलों से भी सम्मिलित करा लेता है, 4 चोटियां 4 जिले रख देता है। फिर लिखना 9 नंबर पे सज्जनगढ़। कमल ऋषिकेश, 9 नंबर पे ऋषिकेश, 1017 मीटर। कमलनाथ 1001 मीटर, ये उदयपुर में ही है, दोनों ही उदयपुर में हैं। ऋषिकेश भी उदयपुर में है और कमलनाथ भी उदयपुर में है। सज्जनगढ़ 938 मीटर, ये भी उदयपुर में। टोडगढ़ एक अभ्यारण्य है, रावली टाटगढ़, टाटगढ़ चोटी भी है ये। टाटगढ़ इसको 930 भी लिखता है और कई जगह 933 लिखता है। कोई सा भी आए दोनों में से, 930 या 933 मीटर, और ये अजमेर में। खो 920 मीटर,
जयपुर। जयपुर की सबसे ऊंची चोटी खो। सिरोही की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी जरगा। ऐसे अपने देखा राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी कुंभलगढ़। ऐसे आपके सामने अजमेर की सबसे ऊंची चोटी टाटगढ़। पुरानी किताबों में आता तारागढ़, जिसकी ऊंचाई 870 और 873 मीटर लिखता था, लेकिन अब टाटगढ़ की जो लिखा है अपने 930 या 933, और खो जयपुर की 920 मीटर। उसके बाद लिखना नेक्स्ट, एक लिख दे तारागढ़ भी लिख दें। तारागढ़ ये 870 भी लिख देता है और 873 भी लिख देता है, और ये अजमेर में। और आपको ध्यान आया तो एक लिखा था डोरा पर्वत 869 मीटर, और डोरा पर्वत कहाँ है? जालौर की सबसे ऊंची चोटी। डोरा पर्वत जालौर की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट लिखना आगे चोटी का नाम बहरांच। 792 मीटर, ये अलवर की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची। बबाई ये 780 मीटर, ये झुंझुनू की सबसे ऊंची चोटी। बाबाई अलग है, बबाई अलग है। बबाई झुंझुनू में है और बाबाई जयपुर में है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये ध्यान रखना। राजस्थान में कुछ छोटे छोटे भी टर्म ऐसे हैं, यदि ये ध्यान रखना। यदि कहीं लिखे ना बाबाई, ये बाबाई की पहाड़ियां हैं, ये जयपुर में, और ये बबाई है। ऐसे आपके सामने लिखे एक बिलाली की चोटी। बिलाली 775 मीटर, ये अलवर की है बिलाली। ऐसे बैराठ की चोटी 704 मीटर, और बैराठ की पहाड़ियां कहाँ हैं? जयपुर में। बैराठ, जिसको आज विराटनगर कहते हैं, पहले इसका नाम बैराठ ही था। किसी समय इसका नाम बैराठ था, और अब इसको जयपुर में भी कई जो चोटियों से आ जाता है। एक चोटी है जयगढ़, आपने नाम सुना होगा, जयगढ़ और नाहरगढ़, दो किले भी हैं। जयगढ़ की चोटी 648, जयपुर, और नाहरगढ़ 599, ये कम ऊंचा भाग है, ये भी जयपुर की चोटी है। जयगढ़ और नाहरगढ़।
आप तो 4-5 तो पहले क्रम के ध्यान रखना। गुरु शिखर, शेर, तीसरे नंबर पे देलवाड़ा है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे जरगा जो पहले 3 नंबर पे होती थी, उसके बाद फिर अपने का जरगा के बाद फिर अचलगढ़ है। ठीक, पहले ये 4 नंबर की होती थी। तो जब अपन कहें कि सिरोही की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, दूसरी शेर, तीसरी देलवाड़ा, चौथी जरगा जो उदयपुर की सबसे चोटी है, फिर 5वीं अचलगढ़, फिर 6ठी आबू सिरोही में, फिर 7वीं कुंभलगढ़ है, ये राजसमंद की सबसे ऊंची चोटी है जो 12 से 24 मीटर है। सीकर की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। ऐसे आपके सामने अजमेर की सबसे ऊंची चोटी टोटगढ़ 930 भी है, 933 भी लिख सकता है। पहले तारागढ़ होती थी, ये ध्यान रखना। ऐसे जयपुर की सबसे ऊंची खो और जालोर की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत। ये इसराना भाकर, रोजा भाकर भी लिखा था, आपने ध्यान हो तो कल 839 और जो 730 मीटर इसराना भाकर, रोजा भाकर। ऐसे जयपुर की खो सबसे ऊंची चोटी अलवर की बहरांच। अलवर में दूसरी बहरांच के बाद देखे तो बिलाली है अलवर में। लेकिन झुंझुनू की सबसे ऊंची चोटी बाबाई, और बाबाई कहाँ है? जयपुर में। तो कई बार जिले और उसकी ऊंची चोटी का नाम भी रख देता है, कई बार चोटी का नाम और उसकी ऊंचाई भी लिख देता है, ऊंचाई से भी सुमेलित करवा लेता है। और जो अपन के अरावली की एवरेज जो ऊंचाई है टोटल औसत रूप में वो 930 मीटर है। हालांकि मैक्सिमम ऊंचाई आपने देखा 1722 है, लेकिन औसत ऊंचाई अरावली की कितनी है? तो लिख देना एक लाइन में से नोट करके, अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है, 930। राजस्थान में अरावली को, इसे आगे लेना, राजस्थान में अरावली को अध्ययन की दृष्टि से, राजस्थान में अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान में अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। 3 पाठ कौन से? ए, दक्षिणी अरावली, इसे ही मुख्य अरावली भी कहते हैं। बी, मध्य अरावली, और सी, उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली जो अपन कहीं माउंट आबू का क्षेत्र है, सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद, इन जिलों वाला पार्ट है जो सबसे ऊंचा भाग है अरावली का, और सबसे ऊंचा होने के कारण इसको नाम क्या रख दिया है? जिसको नाम रखा है मुख्य अरावली कह दिया।
तो मुख्य अरावली उसे कहा जो सबसे ऊंचा भाग है, फिर मध्य अरावली और उसके बाद उत्तरी अरावली। इस वाले भाग की बात करते हैं, दक्षिणी या मुख्य अरावली। लिखना अरावली का सबसे ऊंचा भाग है, अरावली का सबसे ऊंचा भाग है अरावली का सबसे ऊंचा भाग है। इस भाग में निम्न पठार व पहाड़ी भाग आते हैं। इस भाग में निम्न पठार व पहाड़ी भाग आते हैं। ये अपन पहले लिख चुके हैं। सबसे चौड़ा भाग उदयपुर में है और उदयपुर यहीं का भाग है। निम्न पठारी भाग व पहाड़ी भाग आते हैं। सबसे पहले लिखना आबू का पठार, और इसको लिख दे माउंट आबू का पठार तो भी सही है, और आबू का पठार लिखता है तो भी सही है। एक जगह जब ज्वालामुखी निर्मित शिलाकृतियों की बात हुई थी, एक जगह लिखा था बैथोलित, और बैथोलित का एग्जाम्पल माउंट आबू लिखा था। और बैथोलित का निर्माण है वो सही मायने में ग्रेनाइट चट्टानों के माध्यम से होता, गुंबद नुमा जमाव। तो लिखना आबू का पठार ग्रेनाइट, आगे लिखेंगे इसमें ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट और शिस्ट चट्टान मिलती हैं। तो ग्रेनाइट चट्टान किस वाले भाग में है? आबू के पठार में। ग्रेनाइट चट्टानों से गुंबदाकार रूप में, यानी गुंबद नुमा डूम शेप, गुंबदाकार रूप में बना पठारी भाग है। ग्रेनाइट चट्टानों से गुंबदाकार रूप में बना पठारी भाग है जो बैथोलित का उदाहरण है। ये ध्यान रखना, ये बैथोलित का एग्जाम्पल है, जो बैथोलित का उदाहरण है। जो बैथोलित का उदाहरण है। इसी पठार पर, आगे लिखना, इसी पठार पर ज्वालामुखी निर्मित नक्की मीठे पानी की झील है। और जिला कौन सा है? आबू, जो अपन कहीं सिरोही। यानी आबू के पठार पर ही अपन कहीं नक्की झील है। और नक्की झील को जो माना है अपने कहा है कि ज्वालामुखी निर्मित है। ये भूगोल के अनुसार ये ज्वालामुखी निर्मित है। इतिहास में किंवदंती के रूप में देवताओं के नाखून के द्वारा खोदकर बताई गई है, लेकिन वो किंवदंती के रूप में, साइंटिफिक रूप में किससे बनी हुई है? ज्वालामुखी निर्मित है और मीठे पानी की झील है। लिखना राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर, राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, यानी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कोई झील है तो वो कौन सी है? नक्की झील। नेक्स्ट लिखना उड़िया का पठार।
ये आबू के पठार से जुड़ा हुआ है, उड़िया का पठार। आबू के पठार से जुड़ा हुआ है और सही मायने में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। लिखना, आबू के पठार से, आबू के पठार से सटा हुआ राजस्थान का सबसे ऊंचा आबू के पठार से सटा हुआ राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो सिरोही जिले में है। जो सिरोही जिले में है। सिरोही जिले में। फिर लिखना भोराट का पठार। भोराट का पठार बहुत बार आता है, पूछा ही जाता है कि कहाँ स्थित है भोराट का पठार। भोराट का पठार इससे पिछली बार आरएस मेंस में भी आया था 2 अंक में। यानी पहले तो उदयपुर एक ही जिला था, उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियां हैं और राजसमंद में अपन के कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो पठारी भाग है उसी का नाम क्या है, भोराट का पठार। तो लिखना उदयपुर, उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियां व कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ को लिख देना राजसमंद में। उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियां व कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच, वह कुंभलगढ़ के बीच पठारी भाग है। पठारी भाग है। जिसे भोराट का पठार कहा जाता है। यानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच, हाँ गोगुंदा उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद है, तो उदयपुर और राजसमंद 2 जिलों में है। फिर लिखना गिरवा। गिरवा क्या, उदयपुर जो शहर है वो चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ है, जो और बीच में उदयपुर है, तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ पर्वतीय भाग और बीच में गड्ढा, उसको कहते तस्त्रीनुमा। पर्वतों से तस्त्रीनुमा रूप में उदयपुर घिरा हुआ है, और तस्त्रीनुमा पर्वतों के बीच में जो गड्ढा है उसी को क्या टर्म रखा है, गिरवा। देखना उदयपुर चारों तरफ से, चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होने, चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होने, चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होने से तस्त्रीनुमा बेसिन, तस्त्रीनुमा बेसिन, तस्त्री यानी डिश, तस्त्रीनुमा बेसिन, तस्त्रीनुमा बेसिन बनता है, जिसे गिरवा कहा जाता है। तस्त्रीनुमा बेसिन बनता है, जिसे गिरवा कहा जाता है।
नेक्स्ट लिखना मेसा का पठार, मेसा का पठार लिखना चित्तौड़गढ़ जिले में, और इसी पर चित्तौड़गढ़ का किला भी स्थित है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में है तथा चित्तौड़गढ़ का किला भी इसी पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला भी इसी पठार पर स्थित है। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया को लासड़िया भी लिख देता है कई बार, लसाड़िया या लासड़िया का पठार। जैसे आपने कई शब्द ऐसे ही हैं, से आपने सुना हो एक नाम दर्रा अभ्यारण्य, सुना है? मुकुंदरा हिल, एक ए लिखा, क्या सही है? ए या बी? बी। ए पे कौन सहमत है? बी पे हैं सभी। उसका वास्तविक नाम दरा ही है। दरा एक गांव है जो अपन उस दरा के जंगलों के पास ही अपन कहीं जहां आप देखें वही अभ्यारण्य है, वही मुकुंदरा हिल है। मुकुंदरा की जो पहाड़ी है ना कोटा और झालावाड़ में, इसीलिए उसका नाम मुकुंदरा हिल्स नाम रख दिया। सही मायने में वो नाम यही है, लेकिन पुस्तकों में आप देखेंगे तो ये ज्यादा मिलेगा। ठीक है, देखो भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते जहां कहीं जाने का अवसर मिल जाए तो देखना। भाई अपन सब जगह तो नहीं देख सकते वैसे, लेकिन जब जिस क्षेत्र में जाना ही हो गया तो कम से कम वहां की जानकारी तो देखें। तो मैंने जाके पता किया तो रेलवे स्टेशन को भी पता किया। जैसे कामली घाट और खामली घाट दोनों एक ही हैं। सड़क मार्ग पे लिखता है कामली घाट, रेलवे स्टेशन पे लिखता है खामली घाट। अब विद्यार्थी कामली घाट पढ़े खामली घाट पढ़े, उसको लगता है कि दोनों अलग अलग हैं, बल्कि दोनों एक ही है। और ये थोड़ा बहुत शब्दों के रूप में हो जाता है। दरा स्टैंड भी है, बस स्टैंड भी है, रेलवे स्टेशन भी है और दरा गांव भी है। तो वो सही मायने में दरा है, स्पेलिंग भी यही है, दरा नहीं है वो। लेकिन अब किताबों में या बहुत सी गाइडों में इस तरीके से आ रखा है, लेकिन वो कई बार क्या है कि इसको ऐसा भी लिख देगा, तब भी विद्यार्थी समझ तो जाता ही है कि ये वही पूछ रहा है जो दरा से संबंधित। रवि कह रहा है कि रामगंज मंडी के पास है। चलो अच्छी बात है, रामगंज मंडी के पास है। लासड़िया या लसाड़िया का पठार सही माने में उदयपुर में जो जयसमंद झील है उससे पूर्व का भाग है, ये कटा फटा है, बहुत सी छोटी छोटी नदियों के द्वारा कटा फटा पठारी भाग है, उबड़ खाबड़, जिसको नाम रखा है लसाड़िया का पठार। तो लिखना उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में जयसमंद झील उदयपुर जिले में जयसमंद झील के पूर्व में, जयसमंद झील के पूर्व में कटा फटा, जयसमंद झील के पूर्व में कटा फटा, कटा फटा पठारी भाग, कटा फटा पठारी भाग लसाड़िया का पठार कहलाता है।
कटा फटा, पहाड़ी भाग, पठारी भाग लसाड़िया का पठार कहलाता है। नेक्स्ट लिखना देसरो। देसरो एक क्षेत्र है जो उदयपुर में जरगा और रागा की पहाड़ियों के बीच में हरा भरा वनों का क्षेत्र है। देसरो उदयपुर में ही है। ये भी उदयपुर में जरगा व रागा की पहाड़ियों के बीच उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच हरा भरा वनों का क्षेत्र, हरा भरा वनों का क्षेत्र हरा भरा वनों का क्षेत्र देसरो कहलाता है। हरा भरा वनों का क्षेत्र देसरो कहलाता है। देखो ये दक्षिणी अरावली वाला पार्ट है ना, यहाँ टर्म कुछ ज्यादा है। बोराट का पठार है, जैसे अपन ने लिखा, मेसा का पठार है, लसाड़िया का पठार है, देसरो है, गिरवा है। ये टर्म दक्षिण वाले भाग में ज्यादा है। एक लिखना भाकर। भाकर यानी जब उदयपुर समाप्त होता है तो सिरोही की शुरुआत होती है। सिरोही का जो पूर्वी भाग है वो तीव्र खड़ा ढाल वाला कटक का क्षेत्र है, और उस तीव्र खड़े ढाल वाला जो कटक का क्षेत्र है उसे ही नाम क्या रखा है, भाकर। लेकिन जिला कौन सा है, सिरोही। देखना पूर्वी सिरोही, सिरोही का पूर्वी भाग है। पूर्वी सिरोही जिले का भाग, पूर्वी सिरोही जिले का भाग, पूर्वी सिरोही जिले का भाग जो तीव्र ढाल व कटक वाला क्षेत्र है। तीव्र ढाल व कटक वाला क्षेत्र है। तीव्र ढाल व कटक वाला क्षेत्र है जिसे भाकर कहा जाता है। जिसे भाकर कहा जाता है। जिसे भाकर कहा जाता है। अब लिखना प्रमुख नाल व दर्रे। नाल या नाल कह दें चाहे दर्रे कह दे, अर्थ एक ही है। प्रमुख नाल या दर्रे। अजमेर से जो नीचे का भाग है जहाँ राजसमंद जिला है, राजसमंद है, उदयपुर है, यहाँ अपन के कुछ प्रमुख नाल हैं या दर्रे हैं। देखिए इस रूप में ये अरावली ऐसे है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और जो दक्षिणी अरावली जिसको अपने कहा ना, ये राजसमंद है, उदयपुर है, इन जिलों वाला पार्ट है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही। और मध्य अरावली में आता है अजमेर जिला। ठीक, तो अजमेर से नीचे, हालांकि अजमेर और पाली के बीच बरदर्रा है, ठीक है, वो अपन के मध्य अरावली के पार्ट का हिस्सा है। उससे नीचे की तरफ जब बात करते हैं तो ये पहाड़ी भागों के अंदर जब आप देखेंगे इस रूप में, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, इधर आप देखिए यहाँ एक दर्रा लिखा, इस वाले भाग में एक क्रॉस का निशान लिखा, इसको लिखा कामली घाट। फिर
आगे इसी पहाड़ी में आगे से चल के फिर एक दूसरा दर्रा है जिसका नाम है गोराम घाट। कामली घाट, गोराम घाट। इस तरफ से जो रेल मार्ग है, इधर से एक रेल मार्ग जाता है। इधर देखे तो ये राजसमंद जिला है, इधर ये राजसमंद जिला है। और इस तरफ कौन सा जिला है? पाली जिला है। और ये राजसमंद की अभी जो अपन के यहाँ देवगढ़ तहसील है, देवगढ़ से होते हुए फिर ये कामली घाट पहुंची। कामली घाट से फिर गोराम घाट, और गोराम घाट से होके और पाली में है मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ जंक्शन के लिए ये रेल मार्ग जाता है। उदयपुर के मावली से आता है ये, इधर देखे ना, तो मावली उदयपुर से चल के आती है लाइन। उदयपुर के मावली से मारवाड़ जंक्शन तक ये छोटी लाइन है। और ये अपन कहीं राजसमंद से होते हुए दो दर्रों को पार करती है, एक कामली घाट और कामली घाट का दूसरा नाम है खामली घाट। तो कामली घाट तक तो सड़क मार्ग भी है। फिर उसके बाद पर्वतीय भाग में फिर पार करती है गोराम घाट। गोराम घाट तक सड़क मार्ग नहीं है। गोराम घाट के लिए केवल रेल मार्ग से ही पहुंचा जाता है, सड़क मार्ग है ही नहीं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि यदि गोराम घाट जाने के बाद किसी को जल्दी भी वापस आना है तो पटरियों के साथ साथ पैदल ही आना होता है, कि और कोई परिवहन का साधन नहीं है यहाँ। इससे नीचे फिर यहाँ एक अपन का दर्रा है जिसका नाम है सोमेश्वर की नाल। सोमेश्वर नाल, इधर राजसमंद चल रहा है, इधर पाली चल रहा है। पाली और राजसमंद को जोड़ती सोमेश्वर की नाल। फिर इसके नीचे एक नाल है जिसका नाम है देसुरी की नाल। ये इधर अपन कहीं राजसमंद है, इधर पाली है। देसुरी कस्बा है पाली जिले का, और देसुरी की नाल, ये सोमेश्वर नाल, देसुरी की नाल, गोराम घाट, ये तीनों ही पाली में है। फिर नीचे की तरफ आए तो यहाँ है राजसमंद ही है इस वाले भाग में, यहाँ है हाथीगुड़ा की नाल। इधर अपन कहीं कुंभलगढ़ है इस वाले क्षेत्र में, यह मैंने लिखा कुंभलगढ़। इधर कुंभलगढ़ से और फिर इधर देखिए तो कौन सा जिला है? पाली है। फिर अपन कहीं कुंभलगढ़ से नीचे शुरू हो जाता है उदयपुर, और फिर उदयपुर से अपन कहीं एक इस वाले भाग से, और यहाँ एक नाल है जिसका नाम है हाथी नाल। ये हाथीगुड़ा की नाल है, ये हाथी नाल है, दोनों में अंतर है। और ये अपन कहीं उदयपुर से और इधर अपन कहीं सिरोही की तरफ है पिंडवाड़ा। पिंडवाड़ा सिरोही को जोड़ता है। और यही जो अपन कहीं NH-27 है, पुराना NH-76 है। पुराना नेशनल हाईवे नंबर 76 था ये, और अब ये नया नेशनल हाईवे कितना है? नेशनल हाईवे नंबर 27 है, जो अपन कहीं कहाँ से? असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक है। और जो राजस्थान में उदयपुर, पिंडवाड़ा, सिरोही होते फिर गुजरात में जाता है, जो हाथीनाल दर्रे से उदयपुर जिले के अंदर गुजरता है। तो इस रूप में एक लाइन ही बना लें, कामली घाट, गोराम घाट, सोमेश्वर की नाल, देसुरी की नाल, हाथीगुड़ा की नाल और हाथी नाल।
बना लिया। हाथी नाल फेमस नाल है जिससे नेशनल हाईवे गुजर रहा है। एक आएगा बरदर्रा, जो मध्य अरावली वाले भाग में, जो ब्यावर से पाली को जोड़ता है, नेशनल हाईवे 25, जो फेमस दर्रे के रूप में है। ऐसे देसूरी की नाल है, ये भी अपन कहीं उदयपुर से होते हुए और देसूरी कस्बे से फिर पाली और जोधपुर के लिए मार्ग बनता है, सड़क मार्ग है ये। गोराम घाट है, अंग्रेजों के शासन काल के समय से ये विकसित हिल स्टेशन के रूप में, पहाड़ी नगर के रूप में, जहाँ के रेलवे लाइन के माध्यम से मार्ग है। पर्यटक घूमने जाते हैं। सुबह 10 बजे के आसपास ट्रेन जाती है जो कामली घाट से होते हुए और गोराम घाट जाती है, फिर वो मारवाड़ जंक्शन पहुँचती है। शाम को फिर वो 4 बजे फिर वापस घूमते हुए आ जाती है मारवाड़ जंक्शन से फिर मावली के लिए। तो ट्रेन का एक ट्रैक है जाना और वापस आना। छोटे मोटे झरने हैं, बहुत से पर्यटक तब तक घूम फिर लेते हैं, वापस ट्रेन आती है, उसी से बैठकर वापस आ जाते हैं। बना लिया। अब लिखना कुछ एक एक जो जानकारी लिखना। कामली घाट या खामली घाट, कामली घाट या खामली घाट। कामली घाट या खामली घाट। कामली घाट या खामली घाट लिखना। राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में है, राजसमंद जिले में है। जो राजसमंद को पाली से जोड़ता है, जो राजसमंद को पाली से जोड़ता है। जो राजसमंद से पाली को जोड़ता है। राजसमंद को पाली से जोड़ता है। पूर्व नहीं है, उत्तर दक्षिण कोई प्रश्न हो सकता है, पूर्व नहीं हो सकता। अरावली ऐसे है तो जितने भी उत्तर वाले हैं वो पूर्व की तरफ हैं, तो सिंपल सी बात है, ये दक्षिण की तरफ है। दूसरा लिखना गोराम घाट। गोराम घाट। गोराम घाट लिखना। पाली जिले में, ये पाली में, पाली जिले में है, पाली जिले में है।
जिससे मावली से मारवाड़ जंक्शन की रेलवे लाइन गुजरती है। मावली ये उदयपुर से आती है। मावली से मारवाड़ जंक्शन की, मावली से मारवाड़ जंक्शन को जोड़ने वाली, ऐसा लिख दें, मावली से मारवाड़ जंक्शन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन गुजरती है। मावली से मारवाड़ जंक्शन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन गुजरती है। सीक्वेंस के हिसाब से पूर्व पश्चिम नहीं है, गलत प्रश्न है आपका। उत्तर से दक्षिण कह सकते हो, पूर्व पश्चिम नहीं है। और जब ऐसी लाइन होती है, जब पूर्व आपको दिख रहा है तो ये पूर्व की तरफ है, ये तो नीचे इस तरफ अपन कहीं पश्चिम की तरफ जा रहा है। और कौन सा है वो अपन ने मैप में लिख दिया ना, इसीलिए अलग अलग। अब ये जो उदयपुर वाला जो मामला चल रहा था, वो सबसे ज्यादा भीम और देवगढ़ तहसीलों में तनाव था। ये कामली घाट सही मायने में तो भीम तहसील में है, और इसके पास जो अपन का देवगढ़ तहसील है। तो जैसे ही अजमेर से निकलते तो भीम तहसील आती है, फिर उसके बाद फिर अपन कहीं देवगढ़ आती है, देवगढ़ से आगे फिर नीचे जाएंगे तब देवसुरी की नाल और सोमेश्वर नाल आते हैं। ये इसके साथ साथ देखें ना तो इधर हाईवे है, सड़क है इस तरीके साथ साथ, और इधर भी बरदर्रे को पार करके इधर भी पाली से होते हुए यूं सड़क है दोनों तरफ से। ये अरावली है बीच में। ये इधर वाली सड़क तो जो अपन के पाली से होते हुए नीचे जालोर के लिए जा रही है, और इधर से आप देखेंगे तो यहाँ अजमेर से होके एक तो भीलवाड़ा होते उदयपुर के लिए रास्ता है, और एक राजसमंद, और फिर ये उदयपुर के लिए रास्ता चला जाता है। नेक्स्ट लिखना सोमेश्वर नाल। सोमेश्वर नाल लिखना पाली जिले में है, पाली जिले में है, जो राजसमंद व पाली को जोड़ता है। पाली जिले में है, जो राजसमंद व पाली को जोड़ता है। फिर देसुरी की नाल। देसुरी नाल का रास्ता भी जो अपने, एक तो ट्रैफिक ज्यादा है, देसुरी की नाल में भी घटनाएं ज्यादा होती हैं, कोई वाहन के टकराने की या कोई वाहन के गिरने से देसुरी की नाल में भी घटनाएं अधिक होती हैं। देसुरी की नाल लिखना, पाली जिले में है, जिला पाली है। पाली जिले में है, जो राजसमंद को पाली से जोड़ती है, जो राजसमंद को पाली से जोड़ती है। राजसमंद को पाली से जोड़ती है। फिर लिखना हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा की नाल जो कुंभलगढ़ के पास है। हाथीगुड़ा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल लिखना राजसमंद में कुंभलगढ़ के पास, राजसमंद में कुंभलगढ़ के पास। राजसमंद में कुंभलगढ़ के पास, जो राजसमंद व पाली को जोड़ती है, जो राजसमंद व पाली को जोड़ती है। राजसमंद को पाली से जोड़ती है। फिर लिखना हाथी नाल। हाथीगुड़ा और हाथी नाल दोनों अलग अलग हैं। हाथी नाल
एक ना उदयपुर जिले में, जिला उदयपुर है ये, उदयपुर जिले में उदयपुर जिले में जो उदयपुर जिले में जो उदयपुर को पिंडवाड़ा सिरोही से, पिंडवाड़ा तहसील है सिरोही की, उदयपुर जिले में जो उदयपुर को पिंडवाड़ा सिरोही से, उदयपुर को पिंडवाड़ा सिरोही से जोड़ती है, इससे NH-27 गुजरता है, नेशनल हाईवे नंबर 27। इससे NH-27 नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 27 गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गुजरता है। पहले यदि कहीं पुराने की बात करें तो पहले ये NH-76 था और अब इसका नाम क्या हो गया, जो पूर्व से पश्चिम है वो विषम संख्या में है, उत्तर से दक्षिण है वो सम संख्या के रूप में है, नेशनल हाईवे। अब लिखना मध्य अरावली। मध्य अरावली मूल रूप से अजमेर जिला है और अरावली का सबसे कम चौड़ा कोई भाग है तो वो मध्य अरावली है। मध्य अरावली लिखना अजमेर जिले का भाग, अजमेर जिले का भाग आता है। अजमेर जिले का भाग आता, ज्यादा जानकारियां तो दक्षिणी वाली भाग में ही थी। अजमेर जिले का भाग आता है। देखना यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ 930 या 933 मीटर लिखा था, आपको ध्यान आए तो। अरावली टाटगढ़ अभ्यारण्य भी है। सम संख्या के जितने भी नेशनल हाईवे हैं वो नॉर्थ टू साउथ हैं और जो विषम संख्या हैं वो अपन कहें ईस्ट टू वेस्ट हैं, पूरा पश्चिम है, इस तरीके से हैं। जैसे अपन कहें दिल्ली से मुंबई नॉर्थ टू साउथ 48 जो अपन कहें सम संख्या है। और जैसे मैं कहूँ आपके सामने जैसे 25 नंबर ऐसे है, 27 नंबर ऐसे है, इसका मतलब कैसा हुआ, पूर्व से पश्चिम जो विषम संख्या है। यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये तो विषम संख्या है, ये पूर्व से पश्चिम है। और नॉर्थ टू साउथ ये सम संख्या है। सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ 930 या 933 मीटर और दूसरी चोटी तारागढ़ 870 या 873 मीटर। कुछ चोटियों की ऊंचाई में थोड़ा डिफरेंस है, किताबों में कहीं 70 मिल जाएगा, कहीं 73 मिल जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना, जो विकल्प मिल जाए उसको बना लें। आगे लिखना नाग पहाड़, ये भी अजमेर में। लोनी नदी का उद्गम कहां से होता है, नाग पहाड़ से, जो अजमेर में। घूघरा घाटी ये भी अजमेर में, जहां RPSC का कार्यालय है और आप सबको जाने का अवसर मिले। RPSC का कार्यालय घूघरा घाटी अजमेर। यहाँ लोहयस्क भी मिलता है, लोहा भी है खनिज के अंदर।
फिर एक लिखना शिवपुरी, सूरा व परवेरिया। ये 3 दर्रे लिखे हैं, एक शिवपुरी दर्रा, एक सूरा दर्रा, एक परवेरिया दर्रा। शिवपुरी, सूरा व परवेरिया दर्रा अजमेर में, जो पाली से जोड़ते हैं। अजमेर में जो पाली से जोड़ते हैं। कोई विशेष मार्ग नहीं है, एक विशेष मार्ग है बरदर्रा, और ये बरदर्रा जब आप देखेंगे तो ये इस तरीके से है, और बरदर्रा जब आप देखें तो ये इधर अजमेर का है ब्यावर, अजमेर का जो अपन के नगर है, कस्बा है ब्यावर, और इधर देखेंगे तो यहाँ है पाली, और इसके बीच से होके ये बरदर्रा है, ये रास्ता है। और बरदर्रा ये पाली जिले में है। ये तीनों तो अजमेर में थे, शिवपुरी, सूरा और परवेरिया, और बरदर्रा पाली जिले में है, और ये अपन के ब्यावर को पाली से जोड़ता है, और पाली से फिर जोधपुर के लिए रास्ता भी जाता है, नीचे की तरफ जालोर के लिए रास्ता भी जाता है। तो लिख देना बरदर्रा। और ये नेशनल हाईवे नंबर 25 है, ये NH-25 राष्ट्रीय राजमार्ग। हाथीनाल से तो NH-27 था, ये NH-25 है। एक लाइन में लिख देना बरदर्रा पाली जिले में है, पाली जिले में है, पाली जिले में है, जो ब्यावर को पाली से, जो ब्यावर को पाली से जोड़ता है, ब्यावर को पाली से जोड़ता है। ब्यावर है जिसको ब्रैकेट में अजमेर लिख देना, जो ब्यावर को पाली से जोड़ता है, इससे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 25 गुजरता है, इससे NH-25 25 गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 25 गुजरता है। और अंत में लिखें उत्तरी अरावली, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, दौसा, ये जिलों वाला पार्ट आता है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। तो पहली लाइन तो यही, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, चोटी रघुनाथगढ़, 1055 मीटर, जो सीकर जिले में। लेकिन झुंझुनू की बवाई है, अलवर की बहरांच है, जयपुर की खो है, ये अपन पहले लिख चुके हैं। रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली लिखना। माल खेत की पहाड़ियां, माल खेत की पहाड़ियां ये सीकर जिले में है। कुछ फेमस पहाड़ियां हैं, माल खेत की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां ये भी सीकर में है।
कांतिली नदी है, खारी और खंडेल नदियां हैं। घूघरा व कुकरा एक हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं भाई। कुकरा की पहाड़ी अलग है, अभी लिखवा देंगे उसको। कुकरा की पहाड़ी मेरवाड़ और मारवाड़ की पहाड़ियों को जोड़ती हैं, अभी लिखवा देंगे। कुकरा। खंडेला की पहाड़ियां सीकर में हैं। हर्ष की पहाड़ियां ये भी सीकर में है। और हर्ष की पहाड़ियों पर ही, हाँ वही है। अच्छा, वो उदयनाथ की है, उदयनाथ की पहाड़ी है। हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी है ये। हाँ वो अलवर में है। नाथ शब्द आज समझ लें एक ही है, भरतरी संप्रदाय के जो अलवर में है। जो उदयनाथ की पहाड़ी भी, हर्षनाथ की पहाड़ी भी, दोनों अलवर में। ये हर्ष की पहाड़ी है। हर्ष और जीर्ण भाई बहन थे, उनकी कहानी नहीं सुनी क्या? सुनी होगी ना। हर्ष और जीर्ण, जीर्ण माता का मंदिर नीचे है, हर्ष की पहाड़ियां ऊपर हैं, जहां पवन चक्कियां लगी हुई हैं। हर्ष की पहाड़ियां लिखना, पवन चक्कियां, पवन ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं, पवन चक्कियां लगी हुई हैं। पवन चक्कियां लगी हैं। फिर लिखना बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी जयपुर में। भीम डूंगरी जयपुर में। झालाना डूंगरी, झालाना डूंगरी जयपुर में। बैराठ की पहाड़ियां, ये भी जयपुर में। सेवर की पहाड़ियां, जहां से साबी नदी निकलती है, सेवर की पहाड़ियां, साबी नदी का उद्गम है यहाँ जयपुर में। मनोरपुरा की पहाड़ियां, सांबर झील में मेनथा नदी निकल गिरती है, उसका उद्गम मनोरपुरा की पहाड़ियों से होता है, ये भी जयपुर में। मनोरपुरा की पहाड़ियां जयपुर में। अब लिखना उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर में। नाथ शब्द लग जाए तो आप समझ लें नाथ संप्रदाय के भर्तृहरि हैं। हर्षनाथ की पहाड़ियां, हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में। छटंकी की पहाड़ी, अलवर में। छटंकी की पहाड़ी पर बाला किला है, इस पर बाला किला अलवर जिले में बाला किला है, वो छटंकी की पहाड़ी पर है। एक चोटी का नाम भी लिखा था बिलाली, बिलाली की पहाड़ियां, वो भी अलवर में है। बिलाली की पहाड़ियां,
बिलाली की पहाड़ियां, ये भी अलवर में। बैराट की पहाड़ियों से जहां बाणगंगा नदी निकलती है, उदयनाथ की पहाड़ियों से जहां रूपारेल नदी निकलती है, सेवर की पहाड़ियां जहां से साबी नदी निकलती है, जैसे खंडेला की पहाड़ियां जहां से खारी खंडेल और जो कांतली नदी निकलती है। तो बहुत सी तो जो अपने अपवाह तंत्र वाले पाठ से भी आगे जुड़ी हुई जानकारियां हैं। फिर एक लाइन लिखना अलग से, अरावली श्रेणी में, पैरा चेंज करके लिखना, अरावली श्रेणी में, अरावली श्रेणी में ग्रेनाइट, अरावली श्रेणी में ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, अरावली श्रेणी में ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, नीस व शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। नीस व शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। अरावली में ग्रेनाइट तो जिसको अपने लिखा था ना, आबू का पठार बैथुलित का उदाहरण है, ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। क्वार्टजाइट है, यानी बालू का पत्थर पर जब अपन के कायंत्रण का प्रभाव होता है तो क्वार्टजाइट बन जाता है। क्वार्टजाइट ग्रेनाइट से नीश बनता है, नीश और शिस्ट, ये चट्टान बेसाल से शिस्ट भी बनता है, एम्फीबोलाइट भी बनता है। तो ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, नीश व शिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। एक ये कुकरा की पहाड़ी नहीं लिखा अपन ने, इसको लिख देना, ये मध्य अरावली में है, कुकरा की पहाड़ी। कुकरा की पहाड़ियां अन्य में लिख दो, एक दो टर्म और भी छूट गए उसको भी लिख देंगे। कुकरा की जो पहाड़ियां हैं मेवाड़ व मेरवाड़ा की पहाड़ियों को जोड़ती हैं। कुकरा की पहाड़ियां यानी अजमेर मेरवाड़ा लिखते थे ना केंद्र शासित प्रदेश अंग्रेजों के शासन में, तो अजमेर से नीचे की तरफ जो मेरवाड़ा है जहां टाटगढ़ चोटी है, उस वाले भाग को मेरवाड़ा को, और उससे नीचे मेवाड़ शुरू हो जाता है, राजसमंद उदयपुर वाला भाग, तो वहां है अपन के मेवाड़ की पहाड़ियां। इन दोनों को जोड़ने वाली पहाड़ियों का नाम है कुकरा की पहाड़ियां। एक दो टर्म लिख देना, फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल उदयपुर में, उदयपुर में। केवड़ा की नाल, केवड़ा की नाल ये भी उदयपुर में। फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल दोनों ही उदयपुर में। हालांकि हाथी नाल भी उदयपुर में है, लेकिन हाथी नाल है जिसको अपने कहा था नेशनल हाईवे नंबर 27 जो गुजर रहा है। ये बातें थी अपने अरावली प्रदेश से संबंधित। और अब हेडिंग चेंज करके लिखें, पूर्वी